जय हिंद दोस्तों। आइए आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 11/4/2016 शिफ्ट थर्ड को पूछे गए विज्ञान के प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड का काम क्या है? तो आपका सही आंसर है चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। ये आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा सी डी, यानी कि कैडमियम और बोरॉन, यानी कि बी, कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण रॉड के रूप में, यानी कंट्रोल रॉड के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ लिया जाता है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? भारी जल, यानी भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। फ्रेंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले परमाणु रिएक्टर के खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 1942 में सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी द्वारा किया गया था। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन से ऊपर, जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वही क्या होगा? प्रतिक्रिया की क्षमता श्रृंखला में होगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारी जल के खोजकर्ता कौन है? तो भारी जल के खोजकर्ता जो है 1932 ईस्वी में HC यूरे ने किया था। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारी जल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का सामान्य सूत्र D2O होता है, जबकि सामान्य जल का सामान्य सूत्र क्या होता है? H2O होता है। भारी जल का D2O और सामान्य जल का H2O होता है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि D2O जो होता है, यानी कि भारी जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो भारी जल का आणविक द्रव्यमान 20 होता है, जबकि सामान्य जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। आइए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, यानी कि यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए कौन सा होगा। इनपुट डिवाइस तो आपका हो जाएगा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस होगा, यानी कोई भी हम टच स्क्रीन जो होता है कोई भी टच करके उसको एंट्री देते हैं, ये आपका हो गया। आउटपुट डिवाइस आपका क्या हो जाएगा? तो प्रिंटर जो है वो डाटा को बाहर करता है, यानी कोई पेपर पर जो भी डाटा रहता है उसको प्रिंट करता है, यानी कि ये आपका हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया। और ये देखिए आपका है ये स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस आपका फ्लैश मेमोरी होता है, और ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है वो आपका रोम होता है, यानी 1 का 2। तो 1 का 2 जो है आपका 1 का 2 होगा, और बी का क्या होगा? तो बी का फर्स्ट होगा, और सी का क्या होगा? 4 होगा, और डी का क्या होगा? 3 होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं चौथा है आपका, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, यानी यहाँ पे भी चार दिया है और सही मिलान करना है। तो ये देखिए, पेट्रोलियम ईथर का प्रयोग जो है डाई क्लीनिंग के लिए और इत्र में विलाय के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए पैराफिन मोम है, तो पैराफिन मोम का जो है इसका प्रयोग मलहम और कॉस्मेटिक के लिए किया जाता है। एस्फाल्ट और कोक का प्रयोग जो है ये आपका छत निर्माण, इलेक्ट्रोड, इस सब के लिए किया जाता है। और गैसोलीन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का फर्स्ट। तो 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1, ये आपका ऑप्शन बी में सही हो रहा है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला नेक्स्ट आपका, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बायोप्सी जो है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बायोस्कोपी की जाती है, किसके लिए की जाती है? तो बायोस्कोपी के द्वारा कोई व्यक्ति मृत है यानी मरा हुआ है या जीवित है, इसकी जांच की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ध्रुवीकरण, यानी ध्रुवीकरण ही प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि आपका क्या होगा? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होगा। और ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका 7वां नंबर, कि शब्द AAU का संदर्भ, यानी कि इसका मीन्स असाइंड अमाउंट यूनिट्स होता है,
जो कि डैश की सीमा निर्धारित करता है। तो आपका सही आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है। फ्रेंड्स, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ये जानते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है। तो आइए जानते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है। तो ग्रीन हाउस गैस 6 है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन है। CFC, पहला है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, तीसरा है मीथेन यानी कि CH4, चौथा है आपका ओजोन यानी कि O3, पांचवा है आपका नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, और छठा है आपका जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर। यहाँ पे इस प्रकार से ये सब ग्रीन हाउस गैस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो अगर ये 6 में से कोई भी अगर आता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो ग्रीन हाउस गैस है, और इस सब को छोड़कर जो दूसरा अगर रहेगा तो समझ लीजिएगा वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर है प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज यानी कलई रंगा जाता है। क्यों रंगा जाता है, क्यों किया जाता है, कलई क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जंग लगने से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जंग लगने से कैसे बचा जा सकता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए हम पेंट कर सकते हैं, पेंट करके बचा सकते हैं। दूसरा है उसको तेल लगा कर बचा सकते हैं। तीसरा है ग्रीज लगा कर बचा सकते हैं। चौथा है यशद लेपन करके बचा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमियम लेपन करके भी जंग लगने से बचा जा सकता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर है भारत ने नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा भेड़ और बकरियों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि प्रथम टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रथम टीका जो है एडवर्ड जेनर द्वारा तैयार किया गया था। ये किसके लिए टीका था, यानी कि वैक्सीन था। तो चेचक के लिए था। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मुर्गी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि रानीखेत किस में होने वाली बीमारी है। तो रानीखेत आपका मुर्गी में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है स्पुतनिक फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन सी। पहला ये कृत्रिम उपग्रह है, मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह है। इससे रिलेटेड जानकारी ये जानते हैं। तो ये जो स्पुतनिक फर्स्ट है यह 4 अक्टूबर 1957 को रूस के द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं जीसैट फर्स्ट, यानी जो ये पहला ऑप्शन है जीसैट फर्स्ट, ये जो है भारतीय जीसैट फर्स्ट जो है भारत द्वारा 18 अप्रैल 2001 को, ये मतलब कृत्रिम उपग्रह है, दूरसंचार के लिए कृत्रिम उपग्रह है जो कि 18 अप्रैल 2001 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अपोलो 11। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपोलो 11 से। तो देखिए ये जो अपोलो 11 है 16 जुलाई 1969 को ये छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था। तो नासा के द्वारा 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। इसके द्वारा ही, यानी अपोलो 11 के द्वारा ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। कौन कौन सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने रखा था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 11वां और लास्ट नंबर क्वेश्चन। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को अस्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यानी अस्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। आइए जानते हैं इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल जो है रेलवे के एग्ज़ाम हुआ, SSC एग्ज़ाम हुआ, हिंदी नाम नहीं दे करके हिंदी में ही इंग्लिश के नाम दे करके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को, इसलिए और हिंदी नाम और इंग्लिश नाम दोनों आपको याद रखना है। तो आइए जानते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग
किया जाता है। दूसरा है जो है दूरदृष्टि दोष, यानी जिसको क्या बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और हिंदी में इसका अन्य नाम दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है तो इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रेसबायोपिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही क्या होता है प्रभावित होता है, और इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका अबिंदुकता यानी कि अस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है तो इसमें जो है इससे ग्रसित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल, ऐसे जो है ये चीज़ हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली, तो इससे पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज यानी कि ऐसे जो पड़ा हुआ है कोई वस्तु और ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत खड़ा है वो वस्तु, इसमें अंतर नहीं कर पाता है, और इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर होती है। इसमें से कोई भी पूछ देता है, ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर में दे सकता है या मीटर में भी दे सकता है, तो आपका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल साइंस के नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।